नमस्ते दोस्तों। आज 26 जनवरी है और आज हम लोग 75वां रिपब्लिक डे मतलब कि 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसी के लिए आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 26 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, गणतंत्र और संविधान को पुनः प्राप्त करने की जरूरत है। इस आर्टिकल में मेनली राइटर के द्वारा कहा जा रहा है, लगातार धार्मिक क्षेत्र में रूलिंग पार्टी के द्वारा अतिवाद को दर्शाया जाता है, जो कहीं ना कहीं संविधान के धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का उल्लंघन करता है। लगातार जो देखा जा रहा है कि धर्म के नाम पे राजनीति का जो बढ़ावा किया जा रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा, इसी में राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत का जो मेनली गौरव है, विविधता से परिपूर्ण है भारत की संस्कृति, उसको कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा है। ये हिंदुत्व को थोपे जाने की बात की जा रही है राइटर के द्वारा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक तरफ मतलब एक धर्म को ज्यादा से ज्यादा मान्यता दिया जा रहा है, हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने की ओर अभी रूलिंग पार्टी जो है अपने कदम को अग्रसर किए हुए है। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्या कारण है कि इस तरह के बात कहे जा रहे हैं राइटर के द्वारा और इसके समाधान के लिए। और इसमें जो है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इन दोनों के स्टेटमेंट को हम लोग जानेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। बी.आर. अम्बेडकर पहले ही कहते थे कि क्या भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या फिर वे पंथ को देश से ऊपर रखेंगे। अगर ऐसा हुआ कि धर्म को देश से ऊपर रखा जाएगा तो हमारी आबादी जो होगी वो दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए खो जाएगी। उसी में भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा कहा जाता है कि हमारे चरित्र के अंधविश्वासी कट्टरता के कारण राष्ट्रीय दोष, घरेलू निरंकुशता, हमारी असहिष्णुता जैसे संकीर्णता को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, और इसे हमें दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारे बुरे दिन आ जाएंगे। तो ये दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है विपक्षी सांसद और संसदीय व्यवधान। इसे मेनली कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में विंटर सेशन में लगभग 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसमें से लगभग 95 जो थे वो लोकसभा से थे और 46 जो थे वो राज्यसभा से थे। और ये जो है ये टोटल 141 सांसद जो हैं वो लगभग 35 करोड़ लोगों को मतलब कि भारत के 25% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसी के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि केरल के तिरुवनंतपुरम से 3 बार के एमपी शशि थरूर की जो उपस्थिति है वो लगभग 94% है, ठीक है। और उसी की तरह एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे तमिलनाडु का हो गया एस ज्योतिमणि, जिनका जो उपस्थिति था संसद के कार्यकाल में लगभग 74% था। उसी तरह बिहार से राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा की जो भागीदारी थी संसद में उपस्थिति की वो 97% थी, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि इस तरह के सांसदों का जो निलंबन है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की अवधारणा का सामना कर रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष के मूल भाव को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कश्मीर में अभी हाल ही में देखा गया है कि बर्फबारी क्यों नहीं हुई, इसके कारण को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य स्थितियों को पढ़ेंगे, उसके बाद अल्नीनो और लालिनो के इफेक्ट को पढ़ेंगे क्योंकि यही प्रभावित करते हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ के उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्यों खास के कश्मीर में जो है गुलमर्ग में इस समय जो है वहां पे एक बर्फ का चादर जमा होता था और बहुत बड़ी संख्या में पर्यटन आकर्षित होते थे। इस बार जो पर्यटन नहीं आए हैं जिसके कारण वहां के आसपास के जो लोग हैं उसका कामकाज ठप हो गया है, ठीक है, उनके व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। उसमें एक चीज और पढ़ेंगे, स्की रिजॉर्ट क्या होता है। तो स्की रिजॉर्ट जो मेनली होता है वो एक बर्फ की चादर पे टेम्पररी जितना समय तक बर्फ वहां पे रहता है तो वहां पे एक रिजॉर्ट बनाया जाता है, और जैसे कि स्कीडिंग हो गया, स्नोबोर्डिंग हो गया, इस तरह के नए नए खेल उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी को कहा जाता है स्की रिजॉर्ट, ठीक है। जो बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जहां खासकर पर्यटन आते हैं बड़ी संख्या में, वहां पे इस तरह के स्की रिजॉर्ट देखे जाते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और उसके बाद मुख्य रूप से जानेंगे कि इस बार जो है जम्मू एवं कश्मीर में जो सर्दियां रही वो इतनी शुष्क क्यों रही, ठीक है, बारिश क्यों नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है, लाल सागर संकट से कंपनियों को नुकसान हो रहा है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। जो लाल सागर में लगातार जो है शिपिंग मार्गों में लगातार जो है वहां पे हमले किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, जिसके कारण वो मार्ग प्रभावित हो गया है, ठीक है। तो इसी कारण उम्मीद की जा रही है कि अगर
फिर से हम लोग एक नया रास्ता से जाते हैं, केप ऑफ गुड होप से जाते हैं, तो हमें 15 से 20 दिन का एक्स्ट्रा समय लग जाता है, जिससे कारण जो होता है लागत भी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है, आवागमन की। तो अभी देखा जा रहा है खासकर भारतीय स्थिति में कि बासमती, ठीक है, या फिर झींगा मछली, इन पे बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि झींगा मछली लंबे समय तक सही से नहीं रह सकता, ठीक है, लंबे समय में खराब हो जाएगा, और बासमती चावल का परिवहन लागत बढ़ गया है, ठीक है। इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में पड़ रहा है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है भारत की, महंगाई भी बढ़ सकती है, ठीक है। इसको भी विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है रिक्लेमिंग द रिपब्लिक एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा जाता है गणतंत्र और संविधान को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। 22 जनवरी 1947 को संविधान समिति द्वारा सर्वसम्मति से भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। यह भारतीय संविधान की प्रेरक और सशक्त प्रस्तावना बन गई। अब जैसा कि भारतीय गणतंत्र अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, ठीक है। इस बार हम लोग जो है वो 26 जनवरी 75वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं, ठीक है। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना दोनों के दृढ़ संकल्प को कमजोर कर रहा है। अभी वर्तमान का जो धार्मिक रूप लेता जा रहा है, जो धार्मिक परिदृश्य देखा गया है, ठीक है, खासकर रूलिंग पार्टी के द्वारा धार्मिक झुकाव देखा गया है, उसके कारण कहीं ना कहीं ऐसा राइटर के द्वारा माना जा रहा है कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है, संविधान का जो धर्मनिरपेक्षता का गुण है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो इसी में कहा जाता है जो हमारे मल्टी डायमेंशनल उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं बहुआयामी उद्देश्य जो है वो धूमिल हो रहे हैं। हालांकि इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो सिर्फ राज्य को धार्मिक और बहुसंख्यक धर्म की राजनीति नहीं बना रहा है। यह एक ऐसे राष्ट्र के एक आयामी, ठीक है, एक तरफ चलने के लिए, एक धर्म की ओर चलने के लिए एक आयामी संस्कृति बनाने के अभूतपूर्व प्रयास किया जा रहा है वर्तमान के सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, ठीक है, जो कि सांस्कृतिक प्रथाओं को और जो भारत की विविधता है, भारत का सबसे बड़ा धरोहर है, जो अनेक संस्कृतियों की विविधता है, विविधता की प्रथाएं हैं, वो कहीं ना कहीं सीमित हो जा रही है, ठीक है। तो इसे सुधारने की आवश्यकता है। भारतीयों को भी यह तय करना होगा कि क्या ऊपर से नीचे तक राजनीतिक रूप से थोपे गए हिंदुत्व के रास्ते पर चलना होगा, या यह सुनिश्चित करने के लिए कि सांस्कृतिक रूप से प्रतिक्रिया किया जाए। असंख्य धार्मिक भारत में जो है वो अनेक प्रकार के धर्म और प्रथाएं, विभिन्न प्रकार के संस्कृतियां हैं, ठीक है। तो हमारी विविधता का जो पोषण हो और अन्य के प्रति संदेह और नफरत के बजाय सहिष्णुता का निर्माण करना आवश्यक है, ठीक है। तो हिंदुत्व जो प्रयास किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रकृति, हमारी बहुआयामी कल्पना को खुद और बाकी दुनिया की दो आयामी दृष्टि में एक समान है, ठीक है। यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि लगातार हिंदुत्व का जो बढ़ावा दिया जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं भारत की विविधता भरी संस्कृति को भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है। यही अनेकता में एकता के जो संदेश हैं ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। अब यह एक राष्ट्र, एक बाजार, एक रंग, एक भाषा, एक चुनाव निश्चित रूप से एक आधिकारिक धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहां तक कि बहुसंख्यक धर्म के भीतर भी, जिसमें भी देखा गया अभी बुलडोजर के द्वारा, या फिर अभी केरला में इंसिडेंट देखा गया, ईसाइयों पे हमले हुए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि विभिन्न धर्मों के जो अस्तित्व है वो भी कमजोर हो रहे हैं भारत में, वो भी डर रहे हैं। हम इसके राष्ट्रीय मानदंडों को निर्धारित करने के लिए एक ठोस और केंद्रीकृत प्रयास देख सकते हैं, ठीक है। वही केंद्र सरकार के जो प्रयास देखे जा रहे हैं उसी की बात की जा रही है। तो दूसरों को अस्तित्व में रखने की अनुमति दी जाए, लेकिन या तो आधिकारिक या फिर अनौपचारिक आदेश के माध्यम से उन सभी को पहचान के अधीन बनाने का प्रयास किया जाएगा। यहां तक कि धर्म को भी केंद्रीकृत किया जा रहा है। लगातार आरएसएस को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदू धर्म में भी अनेक यहाँ पे बंटवारा दिखाई देता है, ठीक है। अभी ही राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है उसमें बहुत से जो बुद्धिजीवी हैं खास के हिंदू धर्म के, वो वहां शामिल होने से इनकार कर दिए। शंकराचार्य ही खुद वहां पे शामिल नहीं हुए। इसके क्या कारण है? आस्था
और पूजा की स्वतंत्रता, ये जो है वो संविधान में हमारे मूल अधिकार में शामिल किया गया है, जो व्यक्तिगत और समूह में मानवता के लिए अंतर्निहित है। तो आस्था की विविधता की कुछ सबसे सशक्त अभिव्यक्तियों को भी भारत में लगातार देखा गया है। इसी में आगे कहा जाता है कि संविधान में विविधताओं के लिए भी जगह है, सभी के धर्मों को मानने के लिए जगह है। 75 साल पहले अपनाए गए भारत के संविधान ने न केवल राजनीति में बल्कि संस्कृति में और हमने अपना जीवन कैसे जिया है, इन विविधताओं और मतभेदों को मान्यता दी है। ठीक है, यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि विभिन्न विविधताओं को भी अच्छे तरीके से समेकित किया गया है, प्रबंधित किया गया है भारत के संविधान द्वारा, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा दिए हैं। इसलिए तो कितना मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 550 से अधिक राज्य, छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया था। ठीक है, तो ये इसीलिए किया गया था कि संविधान में जो मूल अधिकार में धर्म की स्वतंत्रता को गारंटी दी गई थी। तो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि भले ही हमें प्रतिस्पर्धी हितों की दूरगामी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, यह संविधान में लिखा गया एक परिष्कृत परिप्रेक्ष्य है जो जानता था कि मतभेदों को सहन किया जाना चाहिए यदि भारत को राज्यों के संग्रह या फिर मतलब यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि जस्ट जो स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारी स्थिति थी या फिर ब्रिटिशर्स या फिर वेस्टर्न कंट्री के आने से पहले जो स्थितियां थी, अगर उसमें वापस आना है तो हमें सहिष्णुता और एकजुटता को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है। जब हमारा नया राष्ट्र बना था उसमें जो नेता थे उनकी जो मुख्य लक्ष्य थी जाति, भाषा और धार्मिक बाधाओं को तोड़कर सभी को एकजुट करना। ठीक है, और भारत का उदय कराना। उन्होंने सांस्कृतिक मतभेदों को समाप्त किया और अहंकार, पूर्वाग्रह को दूर करने का कार्य किया। उसी में भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आर्थिक और सामाजिक समानता की खोज में प्रस्तुति बड़ी चुनौतियों को पहचानता है। इन मूल्यों ने संविधान को आकार दिया। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था संविधान के निर्माण में। ठीक है, और परिभाषित किया। यह दस्तावेज जो एक लोकतांत्रिक और नैतिक प्रतिज्ञा है, अब भारत के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना संकल्प कहता है कि हम व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करते हुए बंधुत्व का पालन करेंगे। तो इसी के लिए इसे सत्तारूढ़ पार्टी को भूलना नहीं चाहिए और किसी भी धर्म की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इतने एक्सट्रीम लेवल में जो प्रचार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं समस्या का कारण बना हुआ है। और प्रत्येक भारतीय के लिए यह दस्तावेज जो है वो स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ जीने का अधिकार का गारंटी देता है। ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो है वो भारतीय संविधान के सीधे विरोधाभास में है, लेकिन इसके समर्थकों ने हिंदुत्व की अपनी अवधारणा को आक्रामक रूप से प्रचारित करने के लिए गणतंत्र द्वारा प्रदान की गई राजनीतिक और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का उपयोग किया है। तो 22 जनवरी 2024 को भारतीय संविधान की अनेक नियमों को तोड़ा गया। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ठीक है, उसी की बात की जा रही है कि अनेक संवैधानिक मूल्यों को तोड़ा गया, जिसमें राज्य के हर हाथ ने घुटने टेक दिए और यहां तक कि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के उल्लंघन और हाशिए पर जाने का समर्थन किया गया इस तरह का कार्य करके। ठीक है, ये राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसी में चेतावनी दी गई थी बी आर अम्बेडकर के द्वारा कि क्या भारतीय देश के लोग जो हैं उसको अपने पंथ से ऊपर रखेंगे, मतलब कि क्या भारतीय जो हैं वो अपने देश को अपने धर्म से ऊपर रखेंगे या फिर वे पंथ को देश से ऊपर रखेंगे या फिर धर्म को अपने देश से ऊपर रखेंगे। मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि अगर पार्टियां जो है वो धर्म को देश से ऊपर रखेगी, जो अभी देखा जा रहा है राजनीति में, यही काम तो किया जा रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदूवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ एक बहुसंख्यक समाज को अपनी ओर आकर्षित करके वोट के हित को साधना। ठीक है, तो अगर पार्टियां जो है वो धर्म को देश से ऊपर रखेगी, क्योंकि जो भी अगर लीडर होता है ना, किसी भी राज्य का अगर कोई लीडर है तो वो सभी की समस्याओं को हल करता है, उसका काम ही होता है सभी को एकजुट रखना। ये नहीं होता है कि किसी एक व्यक्ति या फिर एक समुदाय के प्रति झुकाव रखना। ठीक है, यही बातें यहाँ पे की जा रही है। तो हमारी आजादी जो है वो दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी जब ऐसा होगा कि पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो धर्म को देश से ऊपर रखेगी। ठीक है, और शायद हमेशा के लिए भी खो सकता है हमारी स्वतंत्रता। इस स्थिति के लिए भी सभी को दृढ़ता पूर्वक आगे आकर इस परिस्थिति से बचना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी कहा था कि हमारे चरित्र के अंधविश्वासी कट्टरता के कारण राष्ट्रीय दोष, हमारी घरेलू निरंकुशता, हमारी असहिष्णुता, जिसने हमारी संकीर्णता को जन्म दिया, हमारी मानसिक संकीर्णता को जन्म दिया है, और उसके विभिन्न अवधारणाएं जो हैं वो अभी समाज में देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब शक्ति क्षमता से आगे निकलेगी ना, तो हम बुरे दिन में आ जाएंगे। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। अब देख लेते हैं, भारत के सामने कठोर विकल्प है। अयोध्या में मंदिर के राज्य संचालित अभिषेक से हमारी राजनीति में हलचल मच गई और हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष का जो अभी हम लोग जश्न मना रहे हैं, हमारे सामने बहुत ही कठोर विकल्प है। हिंदू राष्ट्र के बजाय एक संवैधानिक गणतंत्र के लिए हमारी पसंद पर फिर से जोर देना चाहिए, जो जनता की पसंद है। अब किए गए ये दावे हमारे बच्चों को भारतीय गणराज्य में अपनी जगह का दावा करने से सक्षम बनाएंगे या फिर पंगु बनाएंगे, ये हमें निर्धारित करना होगा। हम भारतीय नागरिक को ही निर्धारित करना होगा कि हमें किस ओर हमारे भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। तो भारतीय संविधान की कल्पना इस तरह की गई है कि यह हमारे अधिकारों और साझा मूल्यों को चुनाव के, यही बात कहा जा रहा है कि हमारा जो अधिकार जो है वो आने वाले भविष्य में भी कायम रहेगा। लेकिन वर्तमान समय में जो चुनावी रणनीतियां अपनाई जाती है विभिन्न राजनीतिज्ञों द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के लिए अपनाई जाती है। बस वो अपना लक्ष्य 5 साल ही देखते हैं, उसी के लिए इस तरह के हथगंडे अपनाते हैं। कभी मंदिर तोड़ देंगे, कभी मस्जिद तोड़ देंगे, ठीक है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि चुनावी बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली सरकारों से कहीं आगे तक विस्तृत रहेगी भारतीय संविधान की जो कल्पना की गई है और उसमें जो अधिकार निर्धारित किए गए हैं। तो हमें एक भारतीय नागरिक को एक बेहतर तरीके से, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए और सही तरीके से अपने भविष्य को अपने प्रतिनिधि के हाथ में देना चाहिए। संविधान ने एक ऐसे सामाजिक लोकतंत्र का निर्माण करने का प्रयास किया है जो हर समय सभी के विचारों और गरिमा की रक्षा करता हो, खासकर यदि वे हाशिए पर हो, ठीक है, रहने वाले समूह या फिर समूह हो, ठीक है। जैसे ही हम गणतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए, शायद पहले से कहीं अधिक हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि हम उन मूल्यों और केंद्रीय भूमिका को फिर से स्थापित करें जो संविधान ने एकजुटता और बहुल भारत के सपनों और दृष्टिकोण को निर्धारित करने में निभाई गई है, ठीक है। एकजुट रहने की बात की जा रही है और धार्मिक सहिष्णुता को कायम रखने की बात की जा रही है, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को आदर करने की बात की जा रही है, उसको सम्मान करने की बात की जा रही है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें राइटर के द्वारा ये जो अतिवादी दिखाया जा रहा है खासकर हिंदुत्व के लिए, उसी के बारे में इसमें राइटर के द्वारा विभिन्न पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें जो है अभी हाल ही में विंटर सेशन में बहुत बड़ी संख्या में अपोजिशन पार्टी के जितने भी एमपी हैं, लगभग 141 एमपी को निलंबित किया गया था, ठीक है। उसी की बात की जा रही है। ये कहीं ना कहीं जो है वो वैधानिक व्यवधान को उत्पन्न करता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि बहुत से ऐसे विपक्ष के जो एमपी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं लोकसभा के नियमों का, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा के नियमों का। वो लगभग हर समय उपस्थित रहते हैं जब भी संसद सत्र चल रहा हो। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र, जो कि वर्ष का आखिरी सत्र था, भारत में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया। यहाँ पे मनमानी भी कुछ दिखता है सत्ताधारी रूलिंग पार्टी का, ठीक है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है क्योंकि बहुत बार, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का भी एग्जाम्पल आएगा, उन्होंने भी विपक्ष को विरोध करने का अधिकार को सही माना था और भी विभिन्न नेताओं के द्वारा विपक्ष पार्टियों के विरोध के अधिकार को सही माना जाता है, उचित माना जाता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में इतनी बड़ी संख्या में जो निलंबन किया जा रहा है एमपीज का और बहुत ही महत्वपूर्ण बिल उसी के बीच में पास कर दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अव्यावहारिक है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। लगभग 141 एमपी को सस्पेंड किया गया जो लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 थे, जो लगभग 35 करोड़ लोगों और भारत के लगभग 25% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये 25% आबादी का जो प्रतिनिधित्व है वो कहीं ना कहीं बेकार हो गया। तो लोकतांत्रिक शासन के लिए विरोध प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका दमन विपक्ष की भूमिका के लिए चिंताएं बढ़ा रहा है, ठीक है। यहीं पे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया था कि एक स्वस्थ बहस और असहमति की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए शासन में विपक्ष की सहयोगी भूमिका पर जोर दिया गया था। देख रहे हैं यहाँ पे असहमति की भूमिका को भी जोर दिया गया और सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने, सूचित निर्णय लेने और समावेशी कानून के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी हितधारकों की चिंताओं को सूचित करने के लिए
इस तरह का कार्य करने की बात की गई। मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण बिल लाए जा रहे हैं, वो सभी हितधारक के लिए लाए जा रहे हैं, और अगर जो इतनी बड़ी संख्या में एमपी नहीं होंगे, वो कहीं न कहीं उनके जो आर्गुमेंट्स हैं, वो नहीं हो पाएँगे। जो समस्याएँ हैं, वो डिस्कस नहीं हो पाएँगे, वो चर्चा नहीं हो पाएँगे, जो संसद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में आगे कहा जाता है, विभिन्न विपक्षी पार्टियों के विभिन्न अच्छे नेताओं का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि पहला जो कहा गया है, इसमें केरल के तिरुअनंतपुरम से 3 बार के लोकसभा सांसद शशि थरूर की उपस्थिति जो है, वो लगभग 94% रही है। जो राष्ट्रीय और राज्य औसत में एमपी की अनुपस्थिति रही है, वो 79% और 83% रही है। ठीक है? वह 99 बहसों में सक्रिय भागीदार थे। राष्ट्रीय 45.1 और राज्य 76.1 औसतन लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है? उसी की बात की जा रही है, और महत्वपूर्ण विषयों में शामिल करते हुए 13 निजी विधेयक भी पेश किए, जो फिर से औसत से काफी ऊपर थे। तो श्री शशि थरूर को 2020 में संसद रत्न पुरस्कार भी मिला उनकी उपस्थिति के लिए। ठीक है? उसी तरह बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है? जैसे कि तमिलनाडु के करूर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद एस ज्योतिमणि की उपस्थिति रिकॉर्ड 74% थी। उन्होंने लगभग 190 सवाल उठाए, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास किया। ठीक है? उसके बाद मासिक धर्म, स्वच्छता और पितृत्व लाभ पर निजी सदस्य विधेयक भी, इतने महत्वपूर्ण विधेयक भी इंट्रोड्यूस किए थे। उसी तरह एग्जाम्पल दिया जा रहा है, बिहार से राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा की भागीदारी भी लगभग 97% रही राज्यसभा में। उन्होंने 347 प्रश्न और 6 निजी सदस्य विधेयक उठाए, जिसमें अत्याचार निवारण विधेयक 2022 और स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 जैसे विधायी सुधार भी शामिल हैं। ठीक है? तो इन एमपीज को, इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ज्यादा से ज्यादा इनके अधिकारों से नजरअंदाज किया जा रहा है। और भी बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि गौरव गोगोई हो गए। ठीक है? उसके बाद सुप्रिया सुले हो गए। ठीक है? उसके बाद वंदना हेमंत हो गए। इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे एमपी हैं। विपक्ष में है तो क्या हुआ, उनकी पूरी की पूरी पार्टी जो है वो बहुमत में नहीं आ पाई, इसलिए वो विपक्ष में है। लेकिन वो अपना कार्य तो कर रहे हैं। उन्हें कम से कम संसद में जो कार्य है, उसका मुख्य कर्तव्य है, वो करने से नहीं रोकना चाहिए। उसी की बात यहाँ पे राठौर के द्वारा की जा रही है। तो लोकतांत्रिक मानदंडों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। प्रतिबद्ध सांसद जो है वो भारत के विधायी विमर्श को आकार देने में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं। असहमति को दबाने के लिए लोकतांत्रिक मानदंडों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। देश के भविष्य को आकार देने में विविध आवाजों की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, क्योंकि सभी को चर्चा करने की आवश्यकता है। कोई भी अगर महत्वपूर्ण बिल लाया जाता है, तो प्रभावी शासन के लिए सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक विभाजन नहीं होने चाहिए, उससे परे सहयोग की आवश्यकता है। और एक जीवंत लोकतंत्र खुलेपन, समावेशिता, सार्थक संवाद पर होना चाहिए, जो संसदीय जुड़ाव के माध्यम से राष्ट्र के प्रक्षेप पथ को परिभाषित करता है। ठीक है? ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सांसदों का निलंबन जो है वो विपक्ष की अवधारणा को कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित कर रहा है। जहां तक चल रहे घटनाक्रम यह निर्धारित करेंगे कि क्या यह भारत की संसदीय यात्रा में एक क्षणिक व्यवधान या फिर परिवर्तनकारी चरण है। यही बात कहा जा रहा है। जो 141 एमपीज को सस्पेंड किया गया है, कहीं ना कहीं ये जो है वो बहुत शर्मनाक रहा है, खास के संसदीय कर्तव्यों के प्रति। ठीक है? ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें कहा जा रहा है कि इस तरह का जो संसद में इस बार शीतकालीन सत्र में कार्य किया गया लोकसभा और राज्यसभा में रूलिंग पार्टी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं उनके लोकतांत्रिक मानदंडों का हनन है। ठीक है? सही तरीके से लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है मेनली कि व्हाई इज देयर नो स्नोफॉल इन कश्मीर। ठीक है? कश्मीर में बर्फबारी क्यों नहीं हो रही है, इसको भी विस्तार से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है? तो कश्मीर के मुख्य शीतकालीन पर्यटन आकर्षकों में से एक गुलमर्ग इस मौसम में बर्फ से वंचित रह गया। गुलमर्ग में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, इसलिए वहां पे बर्फ की चादर आ जाती है और बहुत बड़ी संख्या में सैलानी या फिर पर्यटक आते हैं। ठीक है? तो इसकी बात यहाँ पे कर लेंगे। तो इससे पर्यटकों का प्रवाह कम हो गया है, क्योंकि वहां पे बर्फ ही नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे स्की रिजॉर्ट क्या होता है, स्की रिजॉर्ट लगाए जाते हैं मेनली जब बर्फ आता है, तो वहां पे नए नए बच्चों को खेलने के लिए साधन शुरू किए जाते हैं, जैसे स्केटिंग हो गया, स्नो बोर्डिंग हो गया। ठीक है? या फिर अन्य
जो विंटर के खेल होते हैं, शीतकालीन खेलों के लिए विकसित एक रिजॉर्ट होता है, ठीक है। जैसे रूस में अधिकांश स्की रिजॉर्ट होते हैं और उसके आस-पास के कस्बे गाँव होते हैं, ठीक है। उसी की बात की जा रही है, स्की लिफ्ट हो गया। तो मेनली आप समझिए कि स्की रिजॉर्ट होता क्या है, ठीक है? जो वहाँ पे तत्काल बनाया जाता है टेम्पररी, बस वहाँ पे खेल-कूद के लिए। जैसे कहीं मेला लगता है तो झूला लगाया जाता है, उसी प्रवृत्ति में वहाँ पे उस स्थिति में स्नो जब बर्फ रहता है तो उस तरीके का खेल बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य जलवायु, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे सामान्य जलवायु परिस्थितियाँ, उसके बाद अल नीनो और ला नीनो का प्रभाव, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को क्या-क्या प्रभावित किया इस बार, ठीक है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सामान्य जलवायु परिस्थितियाँ क्या होती है। तो मौसम काफ़ी हद तक समुद्र के तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है? और जहाँ समुद्र गर्म हो जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा बाष्पीकरण होगा, ठीक है? और बाष्पीकरण होगा तो अधिक वर्षा होगी उस क्षेत्र में। उसी की बात की जा रही है, प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास जहाँ पे सूर्य सतह पर पानी को विशेष रूप से गर्म करती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे इक्वेटर की बात की जा रही है, ठीक है? विषुवत रेखा की बात की जा रही है। तो आमतौर पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में एक सतही यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है और पेरू के तट पर एक हाई प्रेशर विकसित हो जाता है। ये आम स्थितियाँ हैं, ठीक है? परिणाम स्वरूप व्यापारिक हवाएं प्रशांत महासागर के ऊपर पूरब से पश्चिम की ओर तेजी से चलती और गर्म सतही जल को पश्चिम की ओर ले जाती है, ठीक है। और इससे इंडोनेशिया और तटीय ऑस्ट्रेलिया में संपन्नी तूफान आती है। ये रहे नॉर्मल कंडीशन। अब देख लेते हैं अल नीनो और ला नीनो के क्या क्या अंतर है। तो अल नीनो और ला नीनो दो विपरीत जलवायु हैं जो सामान्य परिस्थिति से भिन्न है और आमतौर पर 9 से 12 महीने तक चलते हैं, लेकिन यह बढ़ और घट भी सकता है। ये घटनाएं औसतन 2 से 7 वर्षों के बीच में होती है, ठीक है। एल नीनो ला नीनो की तुलना में एल नीनो से हमेशा ये याद रखिएगा, ई एल अल नीनो हो गया जहाँ पे सूखा आता है भारत में, और ला नीनो जो हो गया यहाँ पे वर्षा होती है बड़ी मात्रा में, लेकिन नियमित आधार पर नहीं होती है। वैज्ञानिकों द्वारा इन्हें अल नीनो दक्षिण दोलन भी कहा जाता है। अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन साइकिल के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो अल नीनो को आमतौर पर गर्म चरण कहा जाता है, ठीक है, जिसमें भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूरब की ओर फैलने वाले गर्म पानी का एक बैंड होता है, ठीक है। और ला नीनो जो होता है वो ENSO के ठंडे चरण, ठंडे पानी का एक बैंड होता है जो पूरा पश्चिम में फैलता है, इसी के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। तो अल नीनो और ला नीनो दोनों का मौसम, जंगल में आग लगना, पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ता है और भी वैश्विक स्तर पे, ठीक है। जैसे इसको डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं अल नीनो और ला नीनो का। सबसे पहले अल नीनो देख लेते हैं। तो समुद्र की सतह का गर्म होना या फिर समुद्र की सतह का तापमान औसत तापमान से अधिक होना, ठीक है। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में अत्यधिक बारिश होती है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखाड़ पड़ते हैं, ठीक है। तो कमजोर मानसून होते हैं भारत में, और यहाँ तक कि भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी सूखे की स्थिति होती है, ध्यान रखिएगा। और वहीं जो होता है ला नीनो जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ला नीनो में ये शीतकालीन घटना है, भूमध्य रेखा के निकट सामान्य पूर्वी पवनें और भी मजबूत हो जाती है, ठीक है। यह जो होता है वो 1 से 3 वर्ष के लिए होता है ला नीनो, और इससे क्या होता है कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर अपवेलिंग में वृद्धि होती है, जिससे कि पोषण तत्वों से भरपूर ठंडा जल सतह पर आता है और इसी से भारी बारिश होता है भारत में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और नीचे जो दिया है, और एक चीज पढ़ लेते हैं, महासागरीय नीनो सूचकांक क्या होता है। ओशनिक नीनो इंडेक्स, यह पूर्व मध्य प्रशांत महासागर में सामान्य समुद्री सतह के तापमान में विचलन को मापता है, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको मापता है। यह वह मानक साधन या उपाय है जिसके द्वारा प्रत्येक अल नीनो प्रकरण का निर्धारण किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है और पूर्वानुमान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अल नीनो और ला नीनो का जो अनुमान लगाया जाता है वो महासागरीय नीनो सूचकांक मतलब कि ओशनिक नीनो इंडेक्स के द्वारा ही लगाया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर में शुष्क सर्दी के क्या प्रभाव, कैसे आए शुष्क सर्दी, ठीक है। सर्दी के समय इतना सूखा क्यों रह गया। तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः बर्फबारी के रूप में होती है। आमतौर पर इस क्षेत्र में पहली बर्फबारी जो होती है वो दिसंबर की पहली छमाही में होती है और फिर जनवरी के अधिकांश दिनों में बर्फबारी होती है। तो इस बार इस शीत ऋतु में वर्षा जो हुई वो संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस सर्दी में काफी हद तक वर्षा या बर्फबारी नहीं हुआ, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में दिसंबर में 80% और जनवरी में अब तक 100%
बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ, ठीक है, उसकी कमी रही। दिसंबर या जनवरी में लद्दाख में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जबकि हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में बर्फबारी में गिरावट देखी जा रही है और यह मौसम उल्लेखनीय है। इसके पीछे क्या कारण है? तो बर्फबारी की समग्र घटित प्रवृत्ति को पश्चिमी विक्षोभ की घटनाओं में गिरावट, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ की घटनाओं में गिरावट और तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन की भूमिका शामिल है। तो इसमें जो है वो जलवायु परिवर्तन की भी भूमिका शामिल है, जो पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रचलित अल नीनो घटना इस वर्ष के लिए अतिरिक्त कारण बन गया। इस वर्ष अल नीनो भी आया था। ये 4-5 पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है, जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ इस बार गिरावट आया, तापमान भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका क्लाइमेट चेंज जो है वो कारण है, और इस बार अल नीनो भी एक्टिव है। पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ का कारण है। ये पूरब की ओर बढ़ती है, ठीक है, ये भूमध्य सागर से भारत की ओर बढ़ती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अगर गुजरात है तो इस क्षेत्र में बढ़ती है, तो वही बात कहा जा रहा है कि ये पूरब की ओर बढ़ने वाली बड़ी वर्षा वाहक पवन प्रणाली है, जो अफगानिस्तान और ईरान से परे उत्पन्न होती है। वे भूमध्य सागर और यहाँ तक कि अटलांटिक महासागर तक से नमी भी इकट्ठा करती है। ये भी ध्यान रखिएगा, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से नमी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करती है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो होती है वो मानसून के बाद और सर्दियों के महीनों के दौरान उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का प्राथमिक स्रोत है, और सर्दियों के दौरान हर महीने औसतन 4 से 6 पश्चिमी विक्षोभ की घटनाएं होती हैं। तो इस सीजन में दिसंबर में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की घटना थी, मतलब कि कोई भी बारिश नहीं हुई, और जनवरी में भी इस तरह एक और घटना हुई कि बारिश नहीं हुई। तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में हाल के दिनों में गिरावट देखी गई। इसके कारण उत्तरी क्षेत्रों में सर्दियों के महीने के दौरान कुल जो वर्षा है उसमें भी गिरावट आई है, वही मुख्य कारण है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर किया गया है। उसके बाद और कुछ कारण, जैसे कि बढ़ता हुआ तापमान, साथ ही इन क्षेत्रों में तापमान भी बढ़ रहे हैं लगातार। जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पे तापमान बढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। तो मैदानी क्षेत्रों की तुलना में जो हिमालयन क्षेत्र है, ऊपरी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान वृद्धि दर भी अधिक देखा गया है। कई दिनों में श्रीनगर का तापमान दिल्ली के तापमान के बराबर आ जाता है, कभी कभी तो यह इससे भी अधिक प्रतीत होता है। तो बर्फबारी में गिरावट में भी ये भी योगदान दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अल नीनो का प्रभाव, पिछले कुछ महीनों से अल नीनो बना हुआ है और आने वाले महीनों में भी बना ही रहेगा, ठीक है। इससे वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण प्रभावित है और यह क्षेत्र में वर्षा की कमी में भी योगदान देते हैं, और इसी से शुष्क शीत ऋतु पर प्रभाव पड़ता है। आगे भी कुछ कारण बताए जाते हैं, जैसे दीर्घकालिक निहितार्थ, जैसे कम पन बिजली, जैसे कि अगर बारिश नहीं होगा तो जो जल स्तर है, खास के जो नदियां इस तरह के मौसमी वर्षा पे निर्भर करती है, वहां बारिश का पानी नहीं आएगा तो जल स्तर कम रह जाएगा, जिसके कारण कम पन बिजली उत्पन्न होगा, ग्लेशियर पिघलने की दर बढ़ जाएगी। उसके बाद पेयजल आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कम बर्फबारी का मतलब है भूजल का बहुत ही कम पुनर्भरण होगा, ठीक है। उसके बाद अल्पकालिक जो टेम्पररी क्या निहितार्थ है, समस्याएं आएगी। तो शुष्क मौसम के परिणाम स्वरूप जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाएगी, कृषि पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सुखाड़ आ जाएगा, फसल उत्पादन में गिरावट हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम होगा। इससे बसंत ऋतु जल्दी आ सकती है, इसका अर्थ है कि जल्दी फूल आना, जिससे उपज में भी कमी आ जाएगी, ठीक है। सर्दियों की बर्फ मिट्टी में स्थिर नमी का एक स्रोत है, ठीक है, जो सर्दियों की फसलों विशेष रूप से बागवानी के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी प्रभावित होगा। बर्फबारी के अभाव में स्थानीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक जैसे सेब या फिर केसर की पैदावार भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं क्या क्या चीजें आने वाले समय में प्रभावित होंगे। अब देख लेते हैं इसी संबंधित एक क्वेश्चन। तो भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, आईओडी क्या होता है, ठीक है, 2017 में यूपीएससी में आया था। तो पहला स्टेटमेंट है, इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना जो है वो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना जो है वो मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित करती है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। यह जो है वो 2 ध्रुवों या क्षेत्रों, अर्थात इंडोनेशिया के पूर्वी हिंद महासागर के दक्षिण में एक पूर्वी ध्रुव और अरब सागर, ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी ध्रुव और अरब सागर में एक पश्चिमी ध्रुव के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर है।
ठीक है, इसी के लिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है वो आईओडी उन देशों की जलवायु को प्रभावित करता है जो हिंद महासागर बेसिन को घेरते हैं, जो हिंद महासागर के आसपास के देश हैं, ठीक है, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य। और इस क्षेत्र की वर्षा की परिवर्तनशीलता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिखाता है आईओडी, ठीक है, इंडियन ओशन डायपोल, ये ध्यान रखिएगा। और ऋणात्मक आईओडी जो होता है, जो नेगेटिव आईओडी जो होता है, वो अक्सर लानिनो और अल नीनो के साथ घनात्मक घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि लगातार पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, नवंबर से ही जितने भी समुद्री जहाज जो खासकर व्यापार के लिए आते हैं, ठीक है, शिपिंग आते हैं, शिपिंग रूट से, वहां पे लगातार जो है हौतीज के द्वारा यहाँ पे हमले किए जा रहे हैं, ठीक है, कभी लूट दिए जा रहे हैं, कभी किडनैप कर ले जा रहे हैं। इससे समस्या उत्पन्न हो गई है। खास के जितने भी यहाँ से सामान जाते हैं, रेड सी से जितने भी सामान जाते हैं शिप के द्वारा, ठीक है, तो भारत का लगभग 90% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है इसी क्षेत्र से होता है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो चावल और समुद्री उत्पादों, मतलब कि जितने भी मछलियाँ होती है, उसके भारतीय निर्यातक लाल सागर से संघर्ष से सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जबकि प्रमुख शिपिंग मार्ग पर लंबे समय तक संकट निर्यात उन्मुख उद्योगों की लाभप्रदता और कार्यशील पूंजी चक्र को प्रभावित कर सकता है और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे को ट्रिगर कर सकता है, जो मुद्रास्फीति को भी बढ़ा सकता है, भारत में महंगाई भी बढ़ा सकता है, ठीक है। तो विभिन्न कंपनियां आमतौर पर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों के साथ व्यापार करने के लिए सुएज नहर के माध्यम से लाल सागर मार्ग का उपयोग करती है, ठीक है। इन्हीं जगह ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए रेड सी का उपयोग किया जाता है। जिन क्षेत्रों में 2022-23 में भारत के निर्यात का लगभग आधा और आयात का लगभग 30%, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, निर्यात का ज़्यादा है, आयात का 30%, भारत का लगभग 95% माल जो है वो व्यापार समुद्र के माध्यम से भेजा जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ रेड सी नहीं लिखा गया है, 95% जो माल है वो व्यापार समुद्र के द्वारा किया जाता है। 95% बिजनेस जो होता है उससे संबंधित माल जो होता है वो समुद्री मार्गों के द्वारा जाता है। तो नवंबर 2023 से लाल सागर क्षेत्र में नौकायान करने वाले जहाजों पर बढ़ते हमलों के कारण जो अगला जो विकल्प चुना गया है वो साउथ अफ्रीका के जो साउदर्न पॉइंट है, केप ऑफ गुड होप के वैकल्पिक लंबे मार्ग पर विचार किया गया है, जिससे न केवल डिलीवरी का समय 15 से 20 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, बल्कि उसका खर्च भी बढ़ जाएगा। इसी में कहा जाता है कि बासमती चावल निर्यातक जो भारत की 1/3 उपज इन क्षेत्रों में भेजे जाते हैं, जो कि रेड सी से यूरोपियन कंट्रीज में भेजे जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव महसूस कर रहा है, दबाव महसूस कर रहा है, ठीक है। जबकि झींगा मछली जैसे समुद्री खाद्य पदार्थ एक महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि उत्पादन का 80 से 90% निर्यात इन्हीं क्षेत्रों में होता है, ठीक है, जिसमें से आधे से अधिक लाल सागर के माध्यम से जाता है। तो आगे कहा जाता है कपड़ा, रसायन जैसे क्षेत्र अभी तक गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन व्यापार चैनलों में निरंतर व्यवधान से कार्यशील पूंजी की जरूरतें बढ़ जाएगी। उसी कारण पूंजीगत सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए परिचालन लाभ में कमी आ जाएगी, जिससे महंगाई आ जाएगी, ठीक है, आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाएगी समय से। तो उसी में आगे कहा जाता है कि कम खपत अवधि के कारण इस समय गैर यूरिया उर्वरक जैसे आयात निर्भर क्षेत्रों के लिए प्रभाव सीमित होने की उम्मीद है, ठीक है। जो सरकार सब्सिडी पे इस तरह के उर्वरक उपलब्ध कराता है, इसमें भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सोर्सिंग लागत में निरंतर वृद्धि के लिए सरकार से अधिक सब्सिडी भुगतान की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे कहा जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर से। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।